तो आज रिसर्च प्रोसेस एंड बेसिक कंसिडरेशन हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो भी खोज की जाती है उसका आधारभूत विचार क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। रिसर्च प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरी दैट इज़ यूजुअली अकर इन सीक्वेंसेस। दो श्रेणियों में से बांटा गया है जो कि एक सीक्वेंस यानी सीरीज़ के हिसाब से चलती है, उसका एक फ़िक्स क्रम है। पहला है गेटिंग एन आइडिया। सबसे पहले आपके पास कोई विचार होना चाहिए, जिसे आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी यानी खोज के संदर्भ में भी जानते हैं। दूसरा है आपका टेस्टिंग इट। टेस्टिंग इट का मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन, जो आइडिया आपके पास है अपनी खोज का, उसे आपको टेस्ट करना है, परखना है और उसे परखने के बाद में उसका जस्टिफिकेशन करना है, न्याय देना है, न्याय संगत बनाना है उसे। तो इसे अब हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे पहला है कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी। इनिशियल फेज होती है। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक अवस्था होती है ये आपकी खोज की, during which observation, belief, information, and general knowledge lead to someone to come up with a new idea, a different way of thinking about phenomena. कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी का में क्या होता है कि किसी भी इंसान ने जो पहले से परखा है, देखा है, जिसके ऊपर वो विश्वास करता है, जो सूचनाएं अभी तक की लाइफ में उसने एकत्रित की हैं, अपने एनवायरनमेंट आसपास की चीज़ों से जैसे जाना है, उन सभी को वो साथ में लेकर एक नया विचार बनाता है या एक नई सोच को शुरू करता है और उसी के ऊपर वो काम करना शुरू करता है। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी में रोल ऑफ थ्योरीज, हाइपोथेसिस एंड पैराडिग्म्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। इसका एक छोटा सा वो दिया हुआ है कॉलम कि किसी भी डिस्कवरी का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर इन चीज़ों का क्या रोल होता है। तो रिसर्चर बिगिन विद द एजप्शन ऑफ आइडिया दैट ऑल इवेंट्स फिजिकली, मेंटल एंड बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम स्पेसिफिक कैजुअल फैक्टर। यानी कि जो रिसर्चर है वो एक फिजिकल, मेंटल और बिहेवियर तरीके से कोई भी नया आइडिया जनरेट कर सकता है और इस आइडिया के ऊपर ही उसको काम करना होता है। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं उसका क्या मीनिंग है। वैल्यू ऑफ थ्योरी measured in terms of the new idea or hypothesis, it can be derived from its and tested। तो यहाँ पर थ्योरी मीन्स कोई सिद्धांत है कि वैल्यू ऑफ थ्योरी मेजर्ड इन टर्म ऑफ द न्यू आइडिया और हाइपोथेसिस। कोई भी नया विचार जो बनाया गया है, इस नए विचार की कितनी वैल्यू है या आपकी परिकल्पना या आपका अनुमान कितना ठीक है, इस चीज़ को आप टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है इज ए टेनेटिव एंड टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इवेंट और वेरिएबल। यानी हाइपोथेसिस कोई भी परिकल्पना या अनुमान जो होता है वो एक विचार होता है जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं या परख सकते हैं और दो या दो से अधिक घटनाओं या चर के ऊपर। वेरिएबल का मतलब होता है चर, कोई राशि के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना होता है, उसे ही हम हाइपोथेसिस कहते हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल इज एनी फैक्टर दैट चेंजेस और वेराइज इन साइज और क्वालिटी। यानी कि वेरिएबल ऐसी कोई भी राशि हो सकती है या ऐसा कोई भी फैक्टर या कारक हो सकता है जो बदला जा सके और जिसका साइज और क्वालिटी दोनों को ही आप बदल सकें। पैराडिग्म की डेफिनेशन है मॉडल ऑफ द फंक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ ए प्रोसेस, वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड एंड हाउ टू स्टडी इट। पैराडिग्म को आप हिंदी में उदाहरण या नमूना के तरीके नाम से जानते हैं। तो ये मॉडल ऑफ फंक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप होता है जैसे ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द हाउ टू वर्ड स्टडी। यानी कि ये किस तरीके से कोई विचार काम करता है और उसे कैसे पढ़ा जाएगा,
उसका क्या फंक्शन है और उसका आपसी क्या संबंध है, इसे ही आप पैराडिग्म के नाम से जानते हैं। Cohen in 1970 say before a new study or new theory paradigm make a difference in science, it has to undergo an ordeal of proof. कहने का मतलब ये है कि उन्होंने 1970 में कहा था कि किसी भी नई थ्योरी को देने से पहले पैराडिग्म वो चीज़ या वो तरीका है जिसके द्वारा आप विज्ञान को बदल सकते हैं। ये एक तरीके से कठिन परीक्षा होती है कि आपके पास किस तरीके का नमूना है। मोस्ट ऑफन दिस हैपन व्हेन रिसर्चर पब्लिश देयर फाइंडिंग्स, और ये ज़्यादातर जब पैराडिग्म शो होता है जब कोई रिसर्चर अपनी रिसर्च को पब्लिक करता है। नेक्स्ट है इसमें रिसर्च बायस। रिसर्च बायस का मीनिंग है कि आप जो रिसर्च करते हैं वो किस तरीके से पक्षपात में आप जो आंसर ढूंढना चाह रहे हैं उसमें पक्षपाती कैसे बन सकती है। While doing research, one challenge to remain research objective and free from bias. जब भी कोई रिसर्चर कोई नई खोज करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये होता है कि उसकी जो रिसर्च है, उसकी जो खोज है वो उसके गोल या लक्ष्य से ही संबंधित होनी चाहिए और उसमें किसी तरीके का पक्षपात ना हो। Most of idea and belief link with certain bias influence your opinion and value. ज़्यादातर जो आपके खुद के विचार और विश्वास होते हैं वही आपकी रिसर्च को और आपके विचारों को पक्षपाती बना देते हैं। यहाँ पे वैरायटी ऑफ बायस में पहला है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी बाहरी वातावरण से आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वंस कल्चर और द मीडिया, जब कोई व्यक्ति का खुद का ही कल्चर या संस्कृति से वो इन्फ्लुएंस हो जाए तो भी उसकी रिसर्च बायस हो सकती है। सेकंड है पर्सनल इन्फ्लुएंस, यानी कि व्यक्तिगत या स्वयं की वजह से। तो पर्सनल बिलीफ, पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, जब रिसर्चर का खुद का ही व्यक्तिगत विश्वास, उसके खुद के ही गुण, स्वाभाविक या व्यक्तित्व गुण और उसके खुद के पूर्व के एक्सपीरियंसेस, अनुभव भी उसकी रिसर्च को बायस कर सकते हैं। थर्ड है ऑब्जर्वर बायस, when some event take as meaningful by some and not taken meaningful by others। यहाँ पे ऑब्जर्वर बायस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी खुद की एक अलग ऑब्जर्व करने की या जांचने परखने की क्षमता है। तो किसी एक व्यक्ति के लिए अगर कोई घटना मीनिंगफुल हो सकती है, तर्क संगत हो सकती है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो किसी दूसरे के लिए हो। तो ये वाला पॉइंट भी आपकी रिसर्च को पक्षपाती बना देता है। फोर्थ है आपका एक्सपेक्टेंसी बायस, यानी कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं अपनी रिसर्च से, वो भी आपकी रिसर्च को बायस करती है। समटाइम रिसर्चर एक्सपेक्ट टू फाइंड स्पेसिफिक आउटकम, जब रिसर्चर खुद ये चाहता है ना कि नहीं रिजल्ट यही ही आना चाहिए, तब इस बायस की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। दे मे बी सी वॉट दे एक्सपेक्ट टू सी, वो वही देखना चाहते हैं जो वो देखना चाहते हैं, रदर देन रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव, बिना ये जाने कि वास्तविकता क्या है। फिफ्थ है आपका प्लेसिबो बायस, व्हेन पीपल वांट टू स्ट्रांगली बिलीव ए ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल। प्लेसिबो बायस का मतलब होता है कि जब रिसर्चर ये चाहे बहुत स्ट्रांगली, पूर्ण विश्वास से कि उसका ट्रीटमेंट सक्सेस ही हो, वो जो चाह रहा है वही ही आंसर आए, तो ये प्लेसिबो बायस कहलाता है। सेकंड है इसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन, ये सेकंड फेज ऑफ रिसर्च होती है।
in which results are prepared for useful communication with other scientists. ये वो फेज़ है जिसमें आप अपनी खोज की जो रिज़ल्ट आए हैं, उस रिज़ल्ट के बारे में आप दूसरे वैज्ञानिकों के साथ में डिस्कस या कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक साइंटिफिक मेथड होता है, इज़ ए जनरल सेट ऑफ प्रोसीजर फॉर गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग एविडेंस इन वे दैट लिमिट एरर एंड yield डिपेंडेबल कॉन्क्लूजन्स। ये एक वैज्ञानिक तरीका होता है जिसके द्वारा आप अपनी खोज के लिए जो एविडेंस आपने जोड़े हैं, जो प्रूफ आपने जोड़े हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और इस तरीके से इकट्ठा करते हैं कि इसमें त्रुटियों की क्षमता यानी कि गलतियों की क्षमता कम से कम हो, लेकिन रिजल्ट्स पूरी तरीके से आ सकें। This scientific method also demand special attitudes and value on the part of research scientist। ये साइंटिफिक मेथड जो होता है, इसमें विशेष तरीके के कुछ साइंटिफिक एटीट्यूड्स चाहिए होते हैं और वैल्यूज़ भी होनी चाहिए इस रिसर्च के दौरान। तो यहाँ हम आगे साइंटिफिक एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ एसोसिएट विद रिसर्च पढ़ेंगे। Scientific attitude and value associated with research process में फर्स्ट है आपका प्राइवेसी। प्राइवेसी इज बैंड फ्रॉम द रिसर्च प्रोसेस। किसी भी साइंटिफिक या वैज्ञानिक रिसर्च के समय कोई प्राइवेसी नहीं होती, यानी निजता का हक नहीं होता है। आप प्राइवेसी नहीं रख सकते, गोपनीयता नहीं रख सकते हैं उस रिसर्च के प्रोसेस के दौरान, क्योंकि ऑल डेटा एंड मेथड ओपन फॉर पब्लिक वेरीफिलेबल वेरिफिकेशन एंड डोमेन। क्योंकि ये रिसर्च आगे जाकर आपको व्यक्तिगत न रखते हुए पब्लिक करनी पड़ेगी और इसकी पब्लिसिटी के अनुसार ही इसका वेरिफिकेशन और इसका क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। Thus, science is not a set of rules, but rather process of asking, observing, explaining, and testing, retesting, and explanation of reliability। क्योंकि विज्ञान एक किसी सीमा या किसी रूल में बंधने वाली स्टडी नहीं है। ये विज्ञान की जो परिभाषा है वो ये है कि आप पूछें, क्वेश्चन करें, ऑब्जर्व करें और इसी चीज़ को एक्सप्लेन भी करें, टेस्ट करें और बार बार रीटेस्ट भी करें, ताकि आप अपनी रियलिटी यानी वास्तविकता को एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिविटी सेफगार्ड इन रिसर्च प्रोसेस में फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ procedural safeguard, second standardization, third is operationalization, and last is avoidance of bias। तो first procedural safeguard are used to increase objectivity। जो भी रिसर्च आप कर रहे हैं वो आपके लक्ष्य पर ही केंद्रित होनी चाहिए, इसे ही आप प्रोसीजरल सेफगार्ड में पढ़ते हैं। कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डेटा। आप अपनी रिसर्च से जुड़े हुए सभी रिकॉर्ड्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर कर और डेटा के रूप में उसे एज ए रिकॉर्ड रखेंगे। मोस्ट साइंटिस्ट रिपोर्ट्स आर रिटन इन ए सिमिलर फॉर्म। सभी साइंटिस्ट जो अपनी रिपोर्ट्स रखते हैं वो एक जैसे लिखित रूप में एक फॉर्म के रूप में बनाकर रखते हैं एंड पब्लिश बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट। और इस रिसर्च रिपोर्ट को जो वैज्ञानिक संगठन है उनके द्वारा पब्लिश किया जाता है, छापा जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, मीन्स यूजिंग यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट प्रोसीजर इन ऑल फेजेस ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट करते समय जितने भी प्रोसीजर हैं वो सभी प्रोसीजर एक जैसे होने चाहिए और कंसिस्टेंट यानी लगातार होने चाहिए। थर्ड है आपका ऑपरेशनलाइजेशन, फॉर ए कॉन्सेप्ट हाउ इट इज़
मेजर व्हाट ऑपरेशन प्रोसीजर इज। यानी कि रिसर्च करते वक्त किस तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर किस तरीके का संचालन किया गया है, यानी कि वो जो प्रोसेस था वो किस तरीके से आगे बढ़ा और किन किन ऑपरेशंस को आपने उस कॉन्सेप्ट से जोड़कर अपने रिजल्ट को वेरीफाई किया, उसे ऑपरेशनलाइजेशन कहते हैं। और इसका लास्ट है अवॉइडेंस ऑफ बायस, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं।